व्यक्ति से व्यक्तित्व बनना आसान नहीं। त्याग, परिश्रम और ज्ञान मनुष्य का असली परिचय होता है। उसी से उसका व्यक्तित्व बनता है। जब व्यक्ति त्याग, परिश्रम और ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तब वो महज एक व्यक्ति नहीं रह जाता है, बल्कि व्यक्तित्व बन जाता है, यानी एक संस्था बन जाता है। उत्तराखंड की सियासत में भगत सिंह कोश्यारी भी ऐसी ही एक शख्सियत हैं, जिन्हें व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की संज्ञा दी जा सकती है। वो त्याग, परिश्रम और ज्ञान का जीवंत उदाहरण है। सुख, वैभव और चकाचौंध ने कोश्यारी जी को कभी भी आकर्षित नहीं किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उनके ज्यादातर साथी बेहतर भविष्य के लिए बड़े शहरों की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने पिथौरागढ़ में रहकर ही समाज सेवा करने का संकल्प लिया। भगत जी का जो कैरियर था, एक शिक्षक के रूप में उन्होंने 1974 के शिशु मंदिर से उन्होंने शुरू किया था। पहले प्रवक्ता वो रामपुर कॉलेज में उत्तर प्रदेश के में लगे थे और वहाँ छोड़ के उन्होंने अपनी धरती पिथौरागढ़ की अपना गांव क्षेत्र चुना और वहाँ पर शिशु मंदिर में वो प्राचार्य भी रहे। 1975 तक वो वहाँ पे रहे। उन्होंने पढ़ाई का विस्तार किया। जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, जहाँ पे शिक्षा का कोई साधन नहीं था, वहाँ पे भगत दा ने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। असल में कोश्यारी जी ने जिस दौर में सेवा का संकल्प लिया, उस दौर में पहाड़ों पर संसाधनों की भारी कमी थी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना भी आसान नहीं होता था। ऐसे में जब पहाड़ों पर आपदा आती थी, तब प्रभावित इलाके अलग थलग पड़ जाया करते थे। वहाँ भय का माहौल होता था, लोगों को मदद की आवश्यकता होती थी। ऐसे में उनके बीच पहुंचने के लिए अपने जीवन को संकट में डालना पड़ता था। कई बार पैदल रास्ते बंद हो जाते थे। ऐसे में अनजान लोगों के बीच ठहरना पड़ता था। कई बार भोजन भी नहीं मिल पाता था। फिर भी कोश्यारी जी आपदाग्रस्त इलाकों में जाते थे और उन्हें मदद पहुंचाते थे। जब पहाड़ों में बीजेपी का झंडा डंडा लेने वाला कोई नहीं था, उस समय वो पहाड़ों में घूमते थे और उसी की कहीं पे खाना मिल गया, नहीं मिला, परवाह नहीं थी और चलते रहते थे। और उसी वजह से स्टमक की भी उनको प्रॉब्लम रहती है। तो जो पुराना उनका वो था, उसको उन्होंने कभी आज तक नहीं छोड़ा। आज भी वो अगर रोज़ उनको 500 लोग भी मिलते हैं, तब भी वो नहीं थकते। 1000 लोग भी आते हैं तो भी नहीं थकते। और हमेशा उनको एक मतलब उनके अंदर ये भावना रहती है कि मेरे को जितना लोगों के बीच में मैं रहूं, उतना अच्छा है। ये बात सुनने में भले ही आसान लग रही होगी, लेकिन जिस दौर में पहाड़ों पर आवाजाही तक मुश्किल से हुआ करती थी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता था, उस दौर में सेवा का संकल्प लेना आसान तो नहीं रहा होगा। उस पर परिवार और स्वजनों की भी उम्मीदें होती हैं, लेकिन कोश्यारी जी अपने संकल्प से कभी अडिग नहीं हुए। भाइयों में जो है वो सबसे बड़े थे, क्योंकि हमारी सभी बहनें 8 बहनें हमारी बड़ी थी और बहनों की शादी होने के बाद घर का जो जिम्मेदारी है फिर भाइयों पर ही आ जाती है जी। ऐसी स्थिति में माँ बाप की जैसे भी उन्होंने कष्ट सह करके उनको पढ़ाया लिखाया, जितना सामर्थ्य उनमें था जी, उन्होंने पूरा किया। और उनकी स्वाभाविक सी इच्छा थी, जब वो पढ़ लिख लिए थे तो अच्छी नौकरी उनमें जाते और घर की आर्थिक हालत को जाते बेटर करते, ये उनकी इच्छा तो थी जी। परंतु बचपन से ही जो है माननीय कोश्यारी जी का जो व्यक्तित्व था वो नौकरी करने के प्रति नहीं था जी जी। नौकरी से वो बहुत उत्सुक नहीं थे जी। वो समाज सेवा के लिए ही यादें तत्पर रहते थे जी। और समाज के छोटे मोटे कामों में जब वो पढ़ते थे जी, तभी वो जो है सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए थे जी। और धीरे धीरे उनकी सामाजिक क्षेत्र में विशेषकर जब से उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध आया, जब वो आपके अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे जी, तो वहाँ के तत्कालीन प्रचारकों से उनका संबंध आया। तो
वह जो है नौकरी की अपेक्षा जो है वो सामाजिक सेवा के प्रति उनका भाव बढ़ता गया। कोश्यारी जी बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। लालच ने कभी उन्हें छुआ तक नहीं। उन्होंने अपना जीवन योगियों की तरह बिताया। अल्मोड़ा से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रवक्ता की नौकरी मिली, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। उनका सपना दूर दराज गांव के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने का था, जिसके लिए उन्होंने पिथौरागढ़ में शिशु मंदिर की शुरुआत की। उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया और शिक्षा से दूर हो रहे बच्चों को वे स्कूल तक लाए, जिससे उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। पिथौरागढ़ में शिशु मंदिर आज भी चल रहा है। अगर कोश्यारी जी के मन में जरा भी लालच होता तो वे एक प्राइवेट स्कूल खोल सकते थे और उस स्कूल से धन कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे लोभ और लालच से दूर रहे। परिवार से बाहर अधिक ठहरा उनका, है ना? वो तो हुआ ही है। तभी तो वहाँ पहुँचे। हम इतना ही सोचते हैं हमारे लिए नहीं, क्या कोई बात नहीं। इसी वजह से वो पहुँच जितने क्या कहते हैं उसमें ये प्रधान जिला पंचायत नहीं बने, ऊपर को तो सब बन गए वो। हाँ ना, अब प्रधान मैं बन गया, चलो गाँव का ये ठीक हो गया जी। तभी तो उसी वजह से मैं सोचता हूँ यार भगवान भी इनके इसी वजह से यहाँ पहुँचे जी 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 ना। जी। तो जैसे आपके उनको ये नहीं ठहरा कि निकलो बुद्धि से निकलो। जी बच्चों से भी कहते हो तेरे बच्चों पर बुद्धि, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तुम भी निकलो जी। अपनी बुद्धि से, तुम भी निकलो। कोश्यारी जी ने पिथौरागढ़ में एक अखबार का भी संचालन किया, जिसमें वे अपने लेखों के जरिए जनता की आवाज को उठाया करते थे। आपातकाल का विरोध करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। तब पर्वत पीयूष नाम का यह अखबार आम लोगों की आवाज बना, जिसे तब की सरकार की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। लेकिन कोश्यारी जी झुके नहीं। उन्होंने जेल जाने के बावजूद अखबार का संचालन जारी रखने को कहा। उनका अखबार कठिन परिस्थितियों में भी प्रकाशित हुआ, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ा। वे चाहते तो समझौता कर सकते थे, लेकिन कोश्यारी जी उसूलों वाले शख्स हैं। उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। पर्वत पीयूष अखबार को देखते हैं यहाँ पर, और ये सन 1975 से अविरल छप रहा है, चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये काफ़ी मात्रा में जाता है, प्रचार प्रसार होता है। एक समय था जब पर्वत पीयूष की अपनी धाक थी, उसमें दैनिक अखबार यहाँ बहुत कम आया करते थे। बरेली से 2-4 गिने चुने अखबार आते थे। तो पर्वत पीयूष ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है काफ़ी संख्या में जाता है। तब से माननीय कोश्यारी जी ने ये आपातकाल के दौरान भी इसको प्रकाशित बरकरार रखा। जेल गए और कई व्यवधान आने के बावजूद भी जो है अखबार दरवाजे बंद करके फिर भी छापा गया आपातकाल के दौरान। कोश्यारी जी की ईमानदारी और आम लोगों के प्रति उनके सेवा और समर्पण को देखते हुए तब के सर्वोदयी नेता शेर सिंह कार्की ने उन्हें अपने बाद मुआनी महिला आश्रम की देखरेख का जिम्मा दिया। यह आश्रम शेर सिंह कार्की ने निराश्रित महिलाओं के लिए 1962 में स्थापित किया था, जहां आज कोश्यारी जी के प्रयासों से एक स्कूल की स्थापना हो चुकी है। आज से लगभग 60-62 साल पहले आदमी कोई 1 इंच अपनी जमीन नहीं छोड़ता, लेकिन शेर सिंह कार्की जी ये अविवाहित थे और समाज के लिए समर्पित थे। उन्होंने मुआनी, पीपलताड़ आदि सब लोगों के गांवों से यहाँ पर लगभग 18 एकड़ जमीन ये महिला आश्रम के लिए ली। महिला आश्रम चलाया कार्की जी ने। जब तक मैंने यहाँ प्रवेश नहीं किया 1994-95 तक, आता पहले भी था, उन्होंने कोई सरकारी सहायता नहीं ली। बिना सरकारी सहायता के, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री स्वावलंबन कहते हैं, सारे देश में स्वावलंबन की बात बोलते हैं,
उस स्वावलंबन को हमारे शेर सिंह कार्की जी ने परित्यक्ता महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, बच्चों को यहाँ पर रख करके, पाल करके और बिना सरकारी सहायता के, आज तो हम जहाँ भी चाहते हैं तो सोचते कितना अनुदान मिलेगा और आधा अनुदान अधिकारी खा जाते होंगे बराबर माना और आधा हम खुद ही खा जाते, लेकिन उन्होंने बिना अनुदान मांगे वर्षों तक महिला आश्रम का संचालन किया। अपने आप में एक आदर्श है और ये संयोग है कि जब वो निधन हुआ, अपने निधन के समय वो संचालिका भागीरथी से कह गए कि इसे किसी अविवाहित व्यक्ति को, अच्छी संस्था को देना और न हो तो भगत सिंह को दे देना। अब मुझे क्या जमीन चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे दी कि मैं इन आश्रम का पालन करूं, पोषण करूं, देखरेख करूं और उसमें से धीरे धीरे आज सौभाग्य कि मेरे साथ हमारे रंजीत जाला जी, पूरन जोशी जी, अनेक लोगों ने और संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरी बात मानी और यहाँ के सब लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए। और ये संयोग था कि यहाँ तो मैं 1000, 500, 10,000, 20,000 चंदा लेता था। सारे इंस्टीट्यूशन हमारे और आचार्य जी भी रहते हैं, सूर्यप्रकाश जी जानते हैं, हमारे सब लोग यहाँ जानते हैं, गुरु जी जानते हैं। जब मैं बंबई गया तो मेरे दिमाग में आया कि भैया तुम महाराष्ट्र से आए हो, तो यहाँ से ये शेर सिंह कार्की जी की स्मृति में जो विद्यालय शुरू किया है, सरस्वती बिहार पार्वती प्रेमा जगाते नरेंद्र के सहयोग से, इसको एक आदर्श विद्यालय बनाना है। और आप सबको प्रसन्नता होगी कि जितनी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतनी धनराशि विद्यालय बनाने के लिए मुंबई वासियों ने ले दी है। कोश्यारी जी ने अपने हित के लिए कभी भी कार्य नहीं किया, न ही वे कभी स्वार्थी हुए। वे हमेशा लोगों के हित के लिए कार्य करते रहे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। 80 के दशक में जब अलग उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई जा रही थी, तब उन्होंने आंदोलन के साथ साथ क्यों उत्तराखंड की स्थापना की जानी चाहिए उसके विषय में लिखा। उन्होंने उस दौर में 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें उत्तराखंड में शासन चलाने के लिए मौजूद संसाधनों और अलग राज्य की जरूरत क्यों है उसके विषय में जानकारी दी, जो कि एक कठिन कार्य था। उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिए जो एक विज़न डॉक्यूमेंट बना था, एक बहुत छोटी सी पुस्तिका थी और उस जो डॉक्यूमेंट था उसी के आधार पर उत्तराखंड राज्य की उस समय तो अवधारणा थी, लेकिन राज्य का निर्माण उसके आधार पर हुआ था। वो विलक्षण कार्य था जो उन्होंने किया था और उत्तराखंड राज्य के लिए उनके अंदर हमेशा एक टीस रही और उसी का प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ। उन्होंने उत्तरांचल क्यों नाम की जो किताब लिखी थी, उसमें कई सवालों को उठाने की कोशिश की गई। आखिर उत्तराखंड का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि हम देखें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास कार्य उत्तराखंड के अंदर नहीं हो पाती थी, क्योंकि भगतदा पर्वतीय इलाकों में जगह जगह गए, जगह जगह घूमे, गाँव उन्होंने लोगों के साथ संपर्क किया और उसके बाद से उनने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि आखिर उत्तराखंड अगर बनेगा तो इसके बनने का क्या लाभ होगा। तो इन्हीं मौजूद सवालों को उठाते हुए उन्होंने उत्तरांचल क्यों पुस्तक लिखी, वो भी उस दौर में जब उत्तराखंड बना नहीं था। और उसके बाद उन्हीं की सोच को धरातल पर उतारने की कोशिश की गई, जो उत्तरांचल क्यों नामक पुस्तक में आया। ये अलग बात है कि राज्य का नाम बाद में उत्तराखंड कर दिया गया, लेकिन भगतदा की जो सोच थी उसी को एक नए आयाम देने की कोशिश इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने की और इसी के चलते उत्तराखंड की परिकल्पना हमारी जो है वो साकार हो पाई। उत्तराखंड में बीजेपी की जड़ें जमाने का श्रेय भी कोश्यारी जी को ही जाता है। वे अपने छात्र जीवन में ही संघ से जुड़ गए थे और जब उन्होंने समाज सेवा का संकल्प लिया, तब वे गांव-गांव जाकर संघ और बीजेपी से लोगों को जोड़ने लगे। कोश्यारी जी ने उस दौर में पहाड़ के अधिकांश गांवों का भ्रमण किया और वहां बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता बनाए। उन दिनों वे महीनों तक घर नहीं लौटते थे। अपने प्रवास के दौरान कोश्यारी जी संघ और बीजेपी की कार्यशैली की जानकारी भी कार्यकर्ताओं को देते थे और बताते थे किस तरह से बीजेपी दूसरे दलों से अलग है, जिससे
पहाड़ों पर बीजेपी मजबूत हुई। और बहुत ही संघर्षमय जीवन उनका रहा है। और चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे, तो उसमें गरीबी देखी है, गरीब की वेदना को जानते हैं, गरीब की पीड़ा क्या होती है उसको जानते हैं, गरीब की वेदना क्या होती है उसको जानते हैं। तो हमेशा गरीबों का भला करने का सोचा। और जब अपनी शिक्षा पूरी की अल्मोड़ा आगवानी सिटी का कैंपस था हमारा अल्मोड़ा, तो उसके बाद वो प्रचारक के रूप में गए। और मुझे आज भी याद है, मैं कहते रहता हूँ, एक कंधे में झोला और एक पंखी, और कंधे में पंखी रख करके दिन रात घूमना, प्रचार करना, क्षेत्र के लिए जाना, लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना। उन्हें ये काम हमेशा उन्होंने किया है। और आज भी जो कई पदों पर रहे, पहले एमएलसी रहे, फिर माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो गरीब के बारे में बहुत सोचते हैं, गरीब कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा, कैसे खा रहा होगा, कैसे उसके पास संसाधन है, साधन है नहीं। तो हर एक गरीब के प्रति उनकी बहुत अच्छी विचारधारा रही है। तो कुछ हमको उनकी प्रेरणा मुझे भी मिली है कि एक सीधे हर घर में चले जाते हैं, मेरे घर में चले जाते हैं, आज आपके यहाँ भोजन करेंगे भाई, आज किसी दलित के यहाँ भोजन करेंगे, आज फलाने के यहाँ, एक जगह नहीं बैठते हो, भाई आपके यहाँ पहले भोजन किया, आज नहीं करेंगे, आज दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। तो हर घर में जाने का उनका एक बहुत अच्छा जो प्रचलन है, एक तो इससे लोग आपस में जुड़ते भी हैं। कोश्यारी जी जिन दिनों बीजेपी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव का भ्रमण कर रहे थे, उन दिनों उन्होंने कई लोग अपने साथ जोड़े, जिन्हें उन्होंने पार्टी में काम करना सिखाया, उन्हें लोगों के सुख दुख में शामिल होना सिखाया, यहाँ तक कि उन्हें पार्टी में जिम्मेदारियां भी सौंपी। नतीजतन बीजेपी उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मजबूत होती चली गई। इसके बावजूद कोश्यारी जी ने कभी भी खुद को आगे करने की नहीं सोची, यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी से टिकट भी नहीं मांगा। तो उन्होंने पार्टी के लिए जो स्ट्रगल किया, कंधे में एक पंखी और एक तौलिया लेके जब वो घर घर गांव जाते थे, फिर शाम को लौट के आते थे, या कभी फिर सत्याल जी उनके साथ जाते, या कभी उनका साथ करते, पैदल उन्होंने यहाँ से इस पूरे मतलब ये थल सेंटर है, तो यहाँ से वो सब जगह उन्होंने बीजेपी का झंडा और डंडा खड़ा किया है। बहुत मेहनत की, उसमें भी 91 में भी यहीं रहते थे वो, आना जाना यहाँ पर और ऊपर कार्यालय बना के रखा था, सभी लोग आते जाते थे, वो लोग यहाँ लेके यहीं पर से सबको दिशा निर्देश देके सबको, मतलब बस कुछ भी क्या कमल का फूल खिलाना है, कमल का फूल खिलाना है, वो जल्दी में ये बोलते सभी से कि हमको कमल खिलाना है। उत्तरांचल के महामंत्री बने ना सर पहले। अच्छा, उत्तरांचल प्रदेश के जो मनोनीत ये उत्तरांचल था ना, उसमें नाम था, तो मनोनीत प्रदेश के रूप में नाम था। जैसे DD8 DD8 का जिला मानते हैं उसको बीजेपी वाले, उस हिसाब से उसके वो थे। उनको कुमाऊँ क्या गढ़वाल क्या, मतलब जब वहाँ पर देहरादून में आते हैं वो, तो तिल लोग बाग वहाँ से फ़ोन करते हैं, तो हम कोश्यारी जी से कैसे मिलेंगे? मैंने कहते हैं मुझे क्या पता आप कैसे मिलोगे आप लोग। तो वहाँ तिल रखने, आज की डेट में भी, आज की तारीख में भी तिल रखने की जगह नहीं होती है कार्यकर्ताओं में, इतना उत्साह उमंग कि हाँ कोश्यारी जी आए हैं तो उनसे मिलना है। भी जब आ जाते हैं वो यहाँ, वो उधर बैठेंगे, सब लोग इधर फिर सबसे मिलने बाहर बैठ जाएंगे, फिर पहाड़ी में मतलब अपना तो जो पहाड़ी में बात करना, सब चीज़ ना, अपनी मातृभाषा नहीं भूलें अभी तक वो। कोश्यारी जी ने पहाड़ में बीजेपी की जड़ें जमाने के लिए हमेशा अपने हित को पीछे किया और संगठन को ही सर्वोपरि मानकर उन युवाओं को आगे बढ़ाया जिन्हें वो राजनीति में लाए थे। ऐसे युवाओं को उन्होंने टिकट दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। तब बीजेपी ने पहाड़ों पर अच्छा प्रदर्शन भी किया और अधिकांश सीटें जीत ली। कोश्यारी जी जिन नेताओं को राजनीति में लाए, उनमें कई ने प्रदेश और देश की राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे आदर्श हैं और मुझको, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और मंत्री धन सिंह रावत जी को, और अब हमारे बीच में नहीं हैं प्रकाश पंत जी को, ऐसे ही असंख्य लोगों को राजनीति में लाने वाले वही हैं। जब हम बचपन में थे, शाखा जाना,
पार्टी के प्रति काम करना। जिस समय बहुत कम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस समय उन्होंने हम लोगों को आगे लाने की कोशिश की, कार्यकर्ता बनाया, युवा मोर्चा का काम सिखाया, जगह जगह लोगों के दुख और सुख में कैसे जाते हैं उनसे हमने सीखा। वो कितनी परेशानियों में क्यों न हो, कितने कष्ट में क्यों न हो, तो वो कहीं भी जाना होता था, कहीं दुख हो, कहीं सुख हो, कहीं कोई घटना दुर्घटना घटित हो, वहाँ माननीय कोश्यारी जी पहुँच जाते थे। 90 के दशक में कोश्यारी जी एक शिक्षक, पत्रकार, आंदोलनकारी, समाज सेवी और जनता के हितैषी के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें विधान परिषद भेजने का निर्णय लिया और वे यूपी विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नामित किए गए। और जब पृथक राज्य का गठन हुआ तो उन्हें पहले मंत्री और फिर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये कोश्यारी जी का साहसी था कि उन्होंने टिहरी डैम के कपाट बंद करने का फैसला लिया। हालांकि तब उन्हें जानकारी थी कि उनका कदम उन्हें राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। कोश्यारी जी ने अपने हित को पीछे किया और टिहरी डैम में जल भराव करवाया ताकि बिजली पैदा की जा सके। टिहरी डैम जो है उन्हीं की बदौलत है। टिहरी डैम में जो अड़चना आई, कहते हैं जो टिहरी डैम के मेरी बीच में जो भी वो हुआ, लोगों ने वो लगाया, तो उन पर इतना एक अट्रैक्शन या बोलने का ऐसा था, सुंदरलाल बहुगुणा जी कहाँ मानते। तो उनकी कहते हैं उनके घर में गए, उन्होंने कहा आज मैं तुम्हारे घर में खिचड़ी खाऊंगा। तो कहते हैं उनकी धर्मपत्नी जी के साथ अच्छी वार्ता होने के बाद और उन्होंने टिहरी डैम में जो अड़चने थी, जो भी स्ट्रगल बीच में व्यवधान पैदा हो रहा था, उसका निराकरण कोश्यारी जी के द्वारा ही हुआ। कोश्यारी जी साल 2008 में राज्यसभा के सदस्य बने और वे 2014 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। उस दौरान वे याचिका समिति के अध्यक्ष थे। तब उन्होंने पूर्व सैनिकों की 45 साल पुरानी वन रैंक वन पेंशन की मांग के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया और अध्ययन किया, जिसके बाद 2011 में कोश्यारी जी ने कमेटी की सिफारिशें सरकार को भेज दी। कोश्यारी जी का परिश्रम काम आया और सेना की 45 साल पुरानी मांग केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद मान ली गई, जो कि 2014 से लागू भी हो चुकी है। OROP के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये डिमांड 45 साल से एक्स सर्विसमैन की चल रही थी। फिर भगत सिंह कोश्यारी जी कमेटी ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया और प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने इसको पोल प्रॉमिस में डाल के जैसे ही मई 2014 में गवर्नमेंट आई, इस पे काम किया गया और नवंबर 2015 को इसके लिए ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर 1 जुलाई 2014 से एप्लीकेबल था। इस OROP की मेन बात ये थी कि आप जिस रैंक पे रिटायर हुए सबको उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए, डिपेंडिंग कि सबकी सर्विस भी उतनी ही हो। कोश्यारी जी आज 80 वर्ष के हो चुके हैं। वे सियासत में कई बड़े पदों को संभाल चुके हैं। वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो हर रोज पहाड़ के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र लौटने के बाद से कोश्यारी जी पहाड़ों पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मुहिम छेड़े हुए हैं, जिसका नतीजा भी सामने आ रहा है। गांव में लोग खेती और बागवानी से जुड़ रहे हैं। वो आदमी रियल सेंस में फकीर है, राजनीतिक फकीर है ना उसका, और मस्त है। और मुझे लगता है कि उन्हें पहाड़ का बहुत बिरले ही ऐसे नेता हैं कि जो पहाड़ का चप्पा चप्पा घूमे हुए होंगे। उनकी बस ये शौक़ है हर वक्त चलते रहना, पहाड़ की ऊंचाइयाँ चढ़ते रहना, लोगों से मिलता रहना, आम आदमी की तरह रहना, आम आदमी की तरह जीना, आम आदमी की तरह खिचड़ी वो खाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनको खाने का भी शौक़ नहीं है। तो इस तरह का उनका जीवन है। दूसरी बात है वो कि मुँहफट भी है,
जो आता है, मतलब ये नहीं कि मन में कुछ है और बाहर कुछ है। हम भी जब मिलते हैं तो कई बार वो हमको भी कटु शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन उनके कड़वे शब्द भी हमें अच्छे लगते हैं। हमें इसलिए अच्छे लगते हैं, ये आदमी कितना स्पष्ट बात करता है, हमारे बारे में कम से कम चापलूसी नहीं करते हैं। हमारी कमियां जो हमारे सामने बोलते हैं, देखो तुम्हारे में ये कमियां है, वो क्योंकि आज की राजनीति में ऐसा होता नहीं है। लोग सामने सामने कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। कोश्यारी जी ने जब सेवा का संकल्प लिया था, तभी उन्होंने अपने हित पीछे करने की ठान ली थी। राजनीति के उच्च पदों पर पहुंचने के बाद भी वे सादगी से ही जीवन जीते रहे। वे साधारण वस्त्र पहनते हैं, साधारण भोजन करते हैं और हर वक्त लोक कल्याण की ही सोचते हैं। यही वजह है कि वे पहाड़ के लोगों के चहेते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी को मैं जब बीए में पढ़ता था तब से जानता हूँ, और उन दिनों वो अध्यापन में थे शिशु मंदिर में, और जीवन में एक लक्ष्य बनाता है व्यक्ति, तो कोश्यारी जी ने तभी अपना एक लक्ष्य बना लिया था, और समाज सेवा। इधर राजनीति के जरिए भी उन्होंने समाज सेवा की। प्रारंभ में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते वो समाज सेवा से जुड़े रहे, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी समाज सेवा का जो दायरा है वो बहुत विस्तीर्ण हो गया। तो उन्होंने एक जिस तरह से सरलता, सौम्यता और एक आदर्श की मूर्ति वो हैं, और जहाँ पर हैं उन्होंने शैक्षिक जगत के उन्नयन के लिए बहुत बड़े काम किए, और भारत नेपाल संबंधों को लेकर भी उनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण और नज़रिया रहा है। और हमेशा एक जो पड़ोसी राष्ट्र के नाते सांसद जब वो थे, तो ये एक हिंदी के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदी किस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार हो, यद्यपि वो अंग्रेजी के विद्यार्थी थे, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पहाड़ के जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि जैसा ऊंचा पहाड़ होता है वैसे ही वहाँ का जीवन भी होता है। ऐसे कठिन जीवन में से यदि कोई व्यक्तित्व हमारे साथ और हमारे सामने उभर कर आता है तो निश्चित ही वो हम उनके एक तरह से अनुयायी बन जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। मैं जब बात कर रहा हूँ महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी के बारे में, वो पहाड़ के एक महान व्यक्तित्व हैं। पहाड़ के जीवन को उन्होंने भोगा है, वहाँ की कठिन परिस्थितियों को देखा है। पहाड़ का जीवन कैसा होता है भगत सिंह कोश्यारी जैसा व्यक्ति ही बहुत खूबी जान सकते हैं। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ और कई बार इधर दिल्ली शहर में कई मंच हमने साथ भी शेयर किए हैं। उनका जो व्यक्तित्व है बहुत सरल, सहज, ऐसा सहज व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है, वो भी वो व्यक्ति जो राजनीति के शिखर पुरुषों में से एक हो। उनकी सादगी, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार, सचमुच में सबसे बड़ा व्यक्ति का व्यवहार ही हमें उनसे जोड़ता है और उनका हमें अनुसरण हमें कराता है, हम उनके फॉलोअर बन जाते हैं। भगत सिंह कोश्यारी आज भी उनकी जो सादगी है उनके पहनावे से हम देख सकते हैं। आज भी उनकी टोपी जो पहाड़ की एक ख़ास पहचान देती है, उनकी धोती, उनके पाँव पे एक साधारण से चप्पल और उनका जैकेट, ये उनका पहचान है। खान पान के विषय में देखें, वो खिचड़ी है और कढ़ी है। यदि वो चाहें तो कुछ भी खा सकते हैं। हमारी तरह उनकी जीभ में पानी आता होगा, लेकिन उन्होंने अपने को साधा हुआ है, बड़ी साधना की है। उनकी जो तपस्या है वो यही है कि उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन को जीवा है। कोश्यारी जी त्याग, तपस्या, परिश्रम, धैर्य और ज्ञान का वो चेहरा है जो योगी की भांति सदैव लोगों के हित के लिए कार्य करते रहते हैं। वे आज भी 18 घंटे तक कार्य करते हैं। वे सैकड़ों लोगों से हर रोज मिल लेते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कोश्यारी जी के जानने वाले कहते हैं,
कोश्यारी जी का व्यक्तित्व विराट है, जिसकी हर कोई अलग अलग झलकियां देख रहा है। ये सच भी है। कोश्यारी जी ने पूरे जीवन लोगों के लिए कार्य किया। वे आज भी लोगों के लिए ही कार्य कर रहे हैं।